हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी बसंत भाग 2 से नीलकंठ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये रेखाचित्र विधा में लिखी गई एक गद्य रचना है जो महादेवी ब्रह्मा जी ने लिखी है। इस चैप्टर में उन्होंने नीलकंठ, जो कि उनके एक पालतू, जिन्होंने जिस पक्षी को उन्होंने पाला था, इसका नाम नीलकंठ रखा था। इसी के बारे में यहाँ इस चैप्टर में उनका जिक्र किया गया है कि किस तरह का उसका स्वभाव था, कैसे वो जो है दूसरों की मदद करता था। इसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि नीलकंठ जो है वो क्या था, एक कला प्रिय वीर पक्षी थी। यानी कि उसमें एक अलग प्रकार, आप जानते हैं मोर बहुत अच्छा नाचता है, जब बारिश होती है तो मोर नाचते हैं। तो वो जो है एक कला प्रिय पक्षी तो था ही, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे जो है बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था, जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। जैसे कि आप जानते हैं चील, बाज, ये जो पक्षी हैं ये क्रूर कर्म करते हैं, लेकिन मोर ऐसे नहीं होते हैं। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, बल्कि उसका मानवीकरण भी हो गया था। जैसे गुण मानवों में होते हैं, ऐसे ही इस नीलकंठ में भी था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था, तब उस नृत्य के एक सहजात लय ताल रहता था। उसके नृत्य में जो है एक लय था, एक अलग सा ही जो है एक ताल था। आगे पीछे दाहिने, अब किस प्रकार से नीलकंठ नाचता था, आगे पीछे दाएं बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर जो है ठहर ठहर कर जाता था। राधा नीलकंठ के समान तो नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमय नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती और बाईं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे जो है, अब यहाँ पर लेखिका ने क्या बताया कि नीलकंठ ने कैसे इस पूरे चिड़ियाघर में जो है क्या कर दिया है, इस पूरे चिड़ियाघर में जो है उसने उन सब पक्षियों का वो क्या बन गया था, सेनापति बन गया था। ठीक है, तो यह तो नहीं बताया जा सकता है, परंतु अचानक एक दिन मेरे जाली घर के पास जो है एक सांप वहां पर आ गया था। ठीक है, तो उस सांप ने क्या किया, एक खरगोश के छोटे से बच्चे को मुंह में निगल लिया था। अब उस खरगोश का को उसने पीछे से इस तरह से दबाया था कि उसकी जो है चींची भी अच्छे से नहीं निकल पा रही थी। तो नीलकंठ ने जो है इस खरगोश के बच्चे को जो है अपनी वीरता से इस खरगोश के बच्चे को बचा लिया था। ठीक है, और अब जो है यहाँ बचाने के बाद उसने उस खरगोश के बच्चे को जो है पूरी रात उसको जो है उसने गर्मी दी और उस बच्चे को जो है बचाया। तो यहाँ नीलकंठ के बारे में लेखिका ने बताया कि किस तरह का उसका आचरण था। वो सब एक जो है सबको जो है एक संरक्षक की तरह जो उस चिड़ियाघर में जो है उन सब की देखरेख करता था। ठीक है, अब आगे देखिए, राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी। यानी कि जब नीलकंठ नाचता था तो वो भी जो है इतना अच्छा तो नहीं कर पाती थी, लेकिन वो जो है इस तरह से वो भी नृत्य करती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाईं ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो मैं नहीं बताया जा सकता है। अब यहाँ महादेवी ब्रह्मा जी क्या कह रही हैं कि मुझे जो है उस नीलकंठ का नृत्य जो है बड़ा ही अच्छा लगता था। अब उसने ये कैसे भांप लिया कि मुझे इसका नृत्य अच्छा लगता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। अब जैसे कि इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में एक घटना के बारे में पढ़ा था कि जो नीलकंठ है एक सांप को उसने कैसे खंड खंड कर दिए थे, है ना। लेकिन अब जो है उसकी सुंदरता के बारे में कि ये जो नीलकंठ है एक मानवीय गुण भी इसमें थे। ठीक है ना, उसने जो है उस खरगोश के बच्चे को बचाया और उस नीलकंठ ने जो है उस खरगोश के बच्चे को जो है रात भर उसको उष्णता दी, उसको गर्मी दी और उसे जो है
बचा लिया था। तो अब यहाँ महादेवी ब्रह्मा जी कहती हैं कि वो बहुत सुंदर नाचता था और उसने न जाने कैसे ये भांप लिया, कैसे ये समझ लिया कि मुझे उसका नृत्य बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो क्या करता था, एक दिन वो सवेरे ही अपने जाली घर के पास पहुंचते ही, मेरे जाली घर यानी कि जो खिड़की होती है उसमें जाली लगे होते हैं, उसके पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर उसने नीचे आ गया और पंखों का जो सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में यानी कि वो नृत्य करने लग गया, खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई, अर्थात अब वो रोज मुझे अपना नाच अपना नृत्य दिखाने लग गया। ये जो क्रम जो है ये चलता रहा। मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाते थे। अब यहाँ महादेवी ब्रह्मा जी कहती हैं कि मेरे साथ कोई ना कोई जो है देसी और विदेशी अतिथि मेहमान वहां पहुंच जाया करते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। और जब भी वहां कोई मेहमान आता था तो फिर से नीलकंठ उसी भंगिमा में खड़ा हो जाता था। उनको लगता था कि ये जो है हमारा सम्मान कर रहा है, तो वो आश्चर्य में पड़ जाते थे, है ना, हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली और कई महिलाएं विदेशी आती थी, उन्होंने क्या कहा, ये क्या है, एक परफेक्ट जेंटलमैन है, जेंटलमैन है। उन्होंने उसे क्या कहा, परफेक्ट जेंटलमैन। जिस नुकीले पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को यानी कि सांप, विषधर यहाँ सांप के लिए कहा गया है, जिस नुकीली पैनी चोंच से उस नीलकंठ ने क्या किया था, भयंकर विषधर को यानी कि सांप को खंड खंड कर दिया था, सांप का खंड खंड कर डाला था, कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी। अब यहाँ पर महादेवी ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि देखो इस पक्षी में जो है कितनी संवेदनशीलता है। जहां उसे लगा कि इस सांप को जो है अब मारना चाहिए, उसने जो है किसी की जान पर आई है, तो उसने उस सांप के अपने उन नुकीले पैनी जो चोंच थी उससे ही उस सांप के खंड खंड कर दिए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। लेकिन जब उसको जो है प्यार से अपनी हथेली में रख करके ये जो है क्या खिलाती थी, भुने हुए चने जो है देती थी, तो ये इतनी कोमलता से हौले हौले यानी धीरे धीरे उठाकर खाता था कि मुझे हंसी आ जाती थी और विस्मय भी होता था, आश्चर्य भी होता था कि देखो इस पक्षी में जो है कितनी समझ है, उसे पता है कहाँ मुझे जो है बल का प्रयोग करना है और कहाँ मुझे जो है प्यार का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वो जो है बड़े ही जो है धीरे धीरे वो उन चनों को उठाता था बिना जो है नुकसान पहुंचाए। तो मुझे जो है आश्चर्य होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्वित वृक्ष भाते थे। तो उसे जो है फलों के वृक्षों से अधिक जो है उसे जिसमें पुष्प होते थे और पल्वित वृक्ष उसे जो है भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो जाता था उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। और जब बसंत ऋतु आती है उस समय मोर बहुत ज्यादा नाचते हैं। तो आम के वृक्ष जो है सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे मुझे जो है बाहर छोड़ यानी वो इतना जो है अंदर कोलाहल करता था कि बाहर छोड़ना पड़ता था। आगे देखिए, नीलकंठ और राधा। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। वर्षा ऋतु में जो है मोर काफी नाचते हैं, तो इनकी भी जो है सबसे प्रिय जो ऋतु थी वो वर्षा ऋतु थी। मेघों की उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और उनकी मंद कहकाती गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनाने लगती थी। मेघ की गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर से मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। यानी कि जैसे ही
बारिश होती वर्षा ऋतु में, तो वैसे ही नीलकंठ जितनी तेज बारिश आती तो ये इतनी तेज तेज जो है इसके नाचने का, इसके नृत्य का जो वेग है वो भी तेज होता जाता। ठीक है। और उसकी कैका का जो स्वर है उतना ही मद्र से मद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। और जब बारिश देखो इतना सुंदर नृत्य करने के बाद जब ये भीग जाता था तो ये जो है अपने पंखों को भी सुखा लिया करता था। और कभी कभी दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे। और कभी कभी राधा और नीलकंठ क्या करते थे, एक दूसरे के पंखों से जो गीलापन, जो पानी की बूंदें आती थी उसको वो पी पी करके वो एक दूसरे के जो पंखों को वो सुखा लिया करते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज गया उठा, यह भी एक करुण कथा है। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। सबसे पहले जो महादेवी ब्रह्मा जी हैं वो छोटे से बच्चे मोर और मोरनी नीलकंठ और राधा को लाते हैं, तो घर में सभी उन्हें चिढ़ाते हैं कि पता नहीं तीतर के बच्चे कहाँ से ले आए, किसी ने ठग लिया होगा। तो लेखिका ने बताया कई बार जो है उनको ठगा गया, इसलिए मुझे भी जो है उनके प्रति ज्यादा संवेदनशीलता आ गई, उनकी ज्यादा देख रेख वो करने लगी। कुछ दिन उन्होंने अपने कमरे में रखा राधा और नीलकंठ को, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने जो है वहां पर बहुत ही गंदगी, क्योंकि जो पक्षी हैं वो गंदगी भी कर देते हैं, तो उन्होंने फिर अपनी चिड़ियाघर में, क्योंकि वो बहुत सारे जो है गिल्लू एक पक्षी वो है, तो कई जो है इनके लेख अपने पक्षियों पर ही है, अपने जीव जंतुओं पर इन्होंने कई लेख लिखे हैं। तो इनका एक चिड़ियाघर था जहाँ ये जो है अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को रख देती थी। तो वहां पर जब ले गई तो सबने जो है विस्मय तरीके से उन दोनों पक्षियों को देखा कि ये कौन है, कैसे हैं। धीरे धीरे कैसे जो है उन दोनों का रूप, उनकी जो कायाकल्प है वो बदल गई। नीलकंठ जो है वहां का सेनापति बन गया मानो, तो उसने जो है सारी उस चिड़ियाघर की बागडोर संभाली, वो सबको जो है जैसे एक जो है संरक्षक की तरह वो वहां पर काम करने लग गया। बहुत ही जो है वहां पर अच्छा माहौल था। लेकिन इस बीच जो है एक घटना के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक सांप कैसे आता है और उस खरगोश के बच्चे को मुंह में डालता है, और किस प्रकार से नीलकंठ जो है उसकी रक्षा करता है, उसके सांप के वो टुकड़े कर देता है। ये सब क्रम जो है अच्छा चल रहा था। इसके बाद जो है नीलकंठ लेखिका के खिड़की पर जालीदार जो दरवाजा होता है वहां पर आकर के वो लेखिका को हर दिन जो है अपना नाच, अपना नृत्य दिखाता था। जो बाहर से आई हुई जो विदेशी महिलाएं थे उन्होंने क्या कहा नीलकंठ को, ये परफेक्ट जेंटलमैन है। अब ये सब जो है वो जब नृत्य करते थे, बारिश होती थी, दोनों ही बहुत सुंदर नृत्य करते थे और एक दूसरे के पंखों को सुखाया करते थे। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी जो है करुण कथा आई। करुण कथा क्या है, एक दिन क्या होता है, एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ जिससे नीलकंठ और राधा को लेखिका लेके आई थी, बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। अर्थात मैंने उनकी आंखों में नहीं देखा, अगर मैं उनकी आंखों में देखती तो वो फिर से किसी पक्षी को मुझे पकड़ा देते। तो अब लेखिका कहती है कि एक दिन मुझे फिर से जो है उधर से निकलना हुआ, तो फिर बड़े मियाँ जिनसे नीलकंठ और राधा को वो लेके आई थी, तो उनको उन्होंने फिर से गाड़ी रोक दी हमेशा की तरह। तो इस बार जो है उन्होंने क्या कहा था कि मैं किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, अर्थात अब मैं किसी अन्य पक्षी को लेकर घर में नहीं आऊंगी। ये मैं संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी, मतलब मैंने उनसे नजरें नहीं मिलाई, बस ऐनक तक मुझे जो है जो डोरी थी उस डोरी और उनकी दाढ़ी तक ही मेरी नजर रही, मैंने उनसे बिल्कुल भी नजर नहीं मिलाई। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। लेकिन यहाँ भी एक घटना हो जाती है, क्योंकि ये पक्षी प्रेमी थे, जानवरों से प्रेम करते थे, तो इन्होंने क्या देखा कि बड़े मियाँ के पैरों के पास जो है एक मोरनी पड़ी हुई थी।
उसे भी अनदेखा करना बड़ा कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी, जैसी राधा थी ऐसी ही मोरनी थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं रह सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। और जैसा कि आपने शुरू में भी देखा कि जो बड़े मियाँ हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो वो बोलने पे लगे हुए हैं। क्या कहते हैं? देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया। अब जो है बड़े मियाँ अबले इनसे कहने लगे कि गुरुजी देखिए, कमबख्त चिड़ी मार ने, जो चिड़ियाओं को पकड़ कर लाते हैं, उसने इस बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूँ। अब जो है ये जो बड़े मियाँ हैं, ये देखो बड़े कितने चालाक हैं। क्या कहते हैं कि इसने जो है देखो कैसी हालत कर दी है, उन्हें पता था इनको तो दया आ जाएगी। तो क्या कहते हैं, कमबख्त अगर आप ना आए होते तो मैं उसी के सिर इसको पटक देता, यानी कि उसी को दे देता। लेकिन कहता है कि आप भी इस अधमरी मोरनी को क्यों अपने साथ, कैसे कहूँ कि तुम ले जाओ। ठीक है, सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। अब लेखिका क्या कहती है, इन सब का क्या सारांश निकला? बात हुई, मैंने जो भी है, यानी कि मुझसे अब रहा नहीं गया। उस चिड़िया को जो है उन्होंने फिर से 7 रुपए दे करके अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का जो कमरा है वो अस्पताल बन गया। तो फिर से जो है एक नई मोरनी लेकर के लेखिका आ गई, और जहां पर वो पढ़ती लिखती थी वहीं पर वो है जो है अब उसका इलाज शुरू हो गया, क्योंकि उसके तो पंजे उसके टूटे हुए थे। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। तो इन्होंने जो है पूरे महीने भर उसकी पंजों की मरहम पट्टी करी, तो महीने भर में वो जो मोरनी थी वो भी ठीक हो गई। ठीक है, उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लग गई। अब उसकी जो उंगलियां टूटी हुई थी वो तो ठीक नहीं हुई, लेकिन वो जो है अब जो है उसमें जो है काफी सुधार हो गया था, इसलिए जो है वो अब अपने ठूंठ जैसी पंजों पर वो डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया। अब जब वो ठीक हुई तो यहाँ लेखिका ने उसको अपने उस जाली घर में पहुंचाया जहां पर उनके अन्य पक्षियां भी रहा करती थी, और नाम रखा गया कुब्जा। और इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, क्योंकि उसके पांव पंजे टूटे हुए थे तो उसका नाम क्या रख दिया, कुब्जा। अब यहाँ लेखिका कहती है कि नाम के अनुरूप, यानी कि जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, क्योंकि बचपन से ही साथ रहते थे। अब कुब्जा जो है उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, और ये जो कुब्जा थी ये जो है बड़ी गंदी थी। ये राधा और नीलकंठ को एक साथ देखती तो उनको मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली थी, पंख नोच डाले। कठिनाई यह भी थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। अब देखो यहाँ नीलकंठ जो है इसको कुछ नहीं कर रहा है, ये जो है बिल्कुल इससे दूर भागता था, और वह उसके साथ रहना चाहती थी, और कुब्जा जो है नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। तो कुब्जा का स्वभाव कैसा था, वो ना तो राधा को नीलकंठ के नजदीक देना चाह रही है, और ना ही किसी अन्य जीव जंतु को, वो सबसे जो है नीलकंठ को दूर कर रही है। और समस्या ये भी थी कि नीलकंठ भी खुद उससे भाग रहा था। उसी बीच राधा ने 2 अंडे, अब क्या हुआ, राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों से छिपाई बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया, और फिर अंडे फोड़ फोड़ कर ठूंठ जैसी पैरों से सब ओर जो है उन्हें छितरा दिया। तो इसका कुब्जा ने नीलकंठ को सभी जीव जंतुओं से अलग कर दिया, राधा से अलग कर दिया। राधा के जो अंडे हुए उनको भी उसने तोड़ तोड़ करके पूरे जो है जाली घर में उसे छितरा दिया। इस कलह और कोलाहल से
इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। जहां नीलकंठ पहले खुश रहता था, अब जो है वो प्रसन्न भी नहीं दिखता था। कई बार एक जाली के घर से निकल भागा, कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। अब उसके इस कृत्य को देख करके वो कई बार उस जाली घर से भागा। एक बार कई दिन तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, और एक बार मेरी खिड़की के शेड पर वो छिपा रहा। तो कई बार जो है अब नीलकंठ भी वहां से भागने लग गया। ठीक है, तो कई दिन कहती हैं कि एक बार तो वो आम की शाखाओं में छिपा बैठा, बड़ा ही पुचकार करके उसे मैंने उतारा, और फिर वो खिड़की की शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अब लेखिका क्या बता रही हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शुरू शुरू में अन्य जीव जंतुओं ने नीलकंठ और राधा को देखकर किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में नीलकंठ ने सबको अपना लिया था, सबको अपना बना लिया था। तो ऐसा ही कुछ मैं सोच रही थी। लेखिका कहती हैं कि मुझे इतना अनुभव नहीं था कि यहाँ जो है कुछ और ही हो जाएगा। कहती है मुझे इतना अनुभव नहीं था, इस कारण मुझे आशा थी, मुझे विश्वास था कि थोड़े ही दिन में जो है सब में मेल हो जाएगा, कुब्जा के कृत्यों से जो है कुब्जा को समझ में आ जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत, अब 3-4 महीने हो गए, एक दिन सवेरे जाकर कहती हैं देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसकी प्रकार जो है बैठा हुआ है, जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसने न उठने का संदेह हुआ। अच्छा, मैंने उसे जो है पुकारने पर भी उसके न उठने पर मुझे संदेह हुआ। अब लेखिका कहती हैं अब 3-4 महीने बाद लेखिका को लगा कि अब कुछ दिन बाद जो है सब माहौल ठीक हो जाएगा, इन दोनों सब में जो है मेल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जो है उसी प्रकार जब वो गई तो वहां वो उसी प्रकार पंख फैलाए बैठा था, लेटा हुआ था, जैसे उसने खरगोश के बच्चों को बचाने के लिए। तो जब पुकारा तो वो जो है नहीं उठा, तो उन्हें संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर चुका था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिला। अब कैसे मरा अभी तक उनको उत्तर नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रभावित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का जो चौड़ा पाट है वो एक विशाल मयूर की समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में जो है बैठी रही। वो कई बार जो है भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से जो है द्वार पर बैठी प्रतीक्षा करती रहती थी। तो अब क्या हुआ, 3-4 महीने बाद जब लेखिका गई तो नीलकंठ मर चुका था। ठीक है, तो ना तो उसे कोई बीमारी थी, ना जो है उसके शरीर पर कोई चोट था, तो उसकी मरने का कारण अभी तक लेखिका को पता नहीं चला। तो अब जो है नीलकंठ को उन्होंने गंगा में प्रभावित कर दिया था। ठीक है, तो अब नीलकंठ की प्रतीक्षा में राधा बैठी रहती थी, क्योंकि कई बार वो भागा और दोबारा आया था। तो इसी प्रतीक्षा में राधा जो है अब नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, लेकिन कुब्जा यहाँ भी चुप नहीं रही। वो जो है फिर से नीलकंठ को ढूंढने लगे और कोलाहल के साथ जो है वो खोजबीन उसने करी। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती, जो उनके कुत्ते का नाम था, ठीक है, सामने पड़ गई। ठीक है, वो आम के पेड़ से नीचे उतरी और उनकी जो कजली नाम की एक कुत्ती थी वो जो है उस कुब्जा के आगे से आ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोंच से प्रहार किया। अब वो तो थी ही ऐसी कुब्जा, वो सबको प्रहार करती थी।
सामने आई तो उसने कजली पर भी प्रहार कर दिया। परिणाम तो कजली के 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए। अब कजली को भी गुस्सा आ गया तो उसने भी अब किसको मार दिया, उस कुब्जा के गले में जो है 2 दांत। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, यानी कि इससे उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुब्जा की। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रवृत्ति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। अब जो है ये जो कुब्जा थी इसकी भी मृत्यु हो गई। कहती हैं मैं उसका जीवन तो नहीं बचा सकी, लेकिन इन 3 पक्षियों ने मेरे जीवन में जो है पक्षियों की प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा जो है अभी भी प्रतीक्षा में दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी कैका को तीव्र कर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। और जो है ये जो राधा है वो नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रहती है और अभी भी आषाढ़ में जो है उसे उम्मीद है कि नीलकंठ आएगा, लेकिन नीलकंठ तो मर चुका था। ठीक है, तो ये था नीलकंठ का चैप्टर जो कि रेखा चित्र का मतलब होता है जिसमें हम किसी घटना, ये विस्तार रूप में आपके सामने जो है एक एक घटना को ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो जो है वो आपके सामने घटना प्रस्तुत की जा रही हो, आप उस घटना के जो है सजीव जो है उसको आप देख रहे हैं। तो यहाँ नीलकंठ और राधा का जो है रेखा चित्र यहाँ महादेवी ब्रह्मा जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया कि पक्षी में भी जो है अलग अलग प्रकार की पक्षी होते हैं। यहीं पर एक पक्षी है जो जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, राधा, और एक था नीलकंठ। तो इन दोनों के व्यवहार में और कुब्जा जिसने जो है पूरे चिड़िया घर में, उनके जो जालीदार घर थे जहाँ अनेक पक्षी थे, उन सब में जो है किस प्रकार का वहाँ वातावरण बन गया था, तो ये पक्षियों में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ लेखिका ने यही बताया है कि इन पक्षियों ने जो है मुझे पक्षियों की प्रवृत्ति, उनकी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ समझाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने नीलकंठ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर और इसके सारांश को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।